माला धारण कर रखी है आपने। हाँ, माला धारण हाँ, कर रखी है। इसका क्या है ये मैम ओशो वाली उद्देश्य? माला है। ये ऐसे नॉर्मल, जैसे ओशो के बारे में आपने सुना होगा। आप ओशो के ओशो लवर बोल सकते हैं। लवर बोल सकते मैं काइंड ऑफ मास्टर है वो मेरे, हैं। तो हाँ, मैं ओशो को सुनता पढ़ता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो ओशो के साथ है, तो ओशो वाली ये माला है। ओके। देखो, एक टाइम था जब ओशो का दौर था, हाँ हाँ ठीक है, तब तो लोगों ने आसानी से इसे ज्वाइन किया, ठीक हाँ है। हाँ अब ये है कि जब आपके सामने सारी चीज़ें निकलती हैं, हाँ सच्चाई निकलती है, सब चीज़ें निकलती है, उसके बाद भी उन लोगों को प्यार करना, हाँ सॉरी गलत ना हो हाँ, नहीं मेरे नहीं से, बिल्कुल। प्यार कर पाना, आप किसको बोल रहे हो, ये कौन सी चीज़ों को बोल रहे हो? आप अगर खुल के बोलोगे, मतलब मैं बहुत ओपन हूँ हाँ इस जी। चीज़ के लिए भी। अगर क्या निकल के आई चीज़ें? देखो जैसे ओशो जी के थे, हम्म जो आश्रम के बारे में इतने चर्चे चले कि ऐसा है वैसा है, ये सारी हम्म चीज़ों के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, जो ओशो का अनुयायी थे, उन्होंने उन्हें छोड़ा है, हम्म। राइट। जैसे आनंद जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप वर्ल्ड वाइड हाँ वाइड वाइड कंट्री देख के आए हो, राइट? हाँ। नेटफ्लिक्स पे आपने शायद देखी होगी वो। नहीं नहीं, वो नहीं देखी, पर बहुत सारे लोग थे जो उनके अनुयायी थे, बाद में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। आप किसी एक का नाम ले सकते हो? एक का नाम तो नहीं ले सकती, बहुत सारे लोग हैं, हाँ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हाँ। तो वो क्यों छोड़ा, और आप आज की जनरेशन के होते हुए आपने क्यों अपनाया? ठीक है मैम, पहली चीज़, मैं जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, उन्होंने क्यों छोड़ा, उनके रीज़न होंगे, वो मेरे को नहीं पता, है ना। आपके रीज़न क्या करने के क्या हैं, वो मेरे को नहीं बताएंगे आपके रीज़न क्या है। बट मैं क्यों जुड़ा, वो मेरी कॉल है ना। तो स्पिरिचुअलिज्म में हमेशा से कनेक्टिविटी रही है। पेरेंट्स ने हमेशा किसी आश्रम में लेके गए हैं और उन्होंने कनेक्ट किया है, तो वो मेडिटेशंस कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन बूस्ट हैं ओशो। अगर कोई बंदा मेडिटेशन में और ये सारे ध्यान वगैरह में अगर इंटरेस्टेड है, तो बूस्ट बटन है ओशो। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ। लोगों ने ओशो को सुना भी नहीं है। मैं ओशो के बारे में अगर थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ी सी बात बता पाऊँ, 21 की उम्र में उन्हें एनलाइटनमेंट हुई थी उनकी, संबोधि को वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन्होंने 1 लाख किताबें पढ़ी मैम। 1 लाख किताबों का मतलब है कि उस टाइम पे एक दिन में 3 से 4 किताबें पढ़ना मैम, ठीक है। पर ये वो तो क्यों पढ़ी हैं, रीज़न क्या है उनका, कि अगर मैं एनलाइटेड बीइंग हूँ तो मैं कुछ भी ना बोल दूँ, मैं इन लोगों का माइंडसेट जानूँ, इनकी हिस्ट्री जानूँ, इनकी केमिस्ट्री जानूँ, फिजिक्स जो आता था मैम, वो सब कुछ पढ़ते थे। जब आप कोई भी डिस्कोर्स उठा के आप देखोगे ना, अगर उनको कोई आपको बात समझानी है ना, तो वो साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे, वो आपको कहानी सुनाएंगे, आपको वो जोक सुनाएंगे, आपको साइकोलॉजी बताएंगे, आपको धर्म बताएंगे, ये कैसे गलत है इस टाइम पे, उस टाइम पे कैसे सही था, ये बताएंगे। सारी चीज़ें, मतलब एक कंप्लीट मास्टर जैसे हो सकता है, वो समझाएंगे। समझाए। लेकिन समझने के लिए मैम पहली शर्त है, जो ओशो को समझने के लिए, जो मैं मानता हूँ, मैंने ओशो के ऊपर कभी नहीं बोला था, अभी मैंने जस्ट बातचीत करना शुरू की तो लोग पूछते हो तो मैं बात करता हूँ, अगर आप भी नहीं पूछते तो मैं नहीं बोलता। ध्यान है मैम। अगर आप मेडिटेशन में हो तो आपको ओशो समझ आने वाले हैं, अदरवाइज़ ये वही दिमागी खुजलाहट बन के रह जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी खुद की इंटेंशन ही होती है, मैं किसी से ओशो के बारे में बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ध्यान कर रहा है तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है, और जो अंडरस्टैंड कर रहा है वो उसके बारे में बात ही नहीं करता। वो कबीरदास बोलते थे कि क्या, हीरा पाया गांठ घटाया, मतलब वो रस ले रहे हैं उसका, और वो चीज़ वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके। तो ओशो जी के जो कैंप होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं? ओशो के काम महंगे होते हैं हम्म मैम। देखो, हर एक बिजनेस है, हम्म कोई भी बिजनेस है, मैं बिजनेस से कंपेयर डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ओशो ने जब सन्यास दिया था ना, जो ये सन्यास है, उस टाइम पे मैम सन्यास ना आग थी। मतलब कोई ओशो की माला और ये ड्रेस में दिख जाता था ना, उसको वही ये बोलते थे ये सेक्स गुरु है, ये ऐसा है वैसा है, ये गंदा बंदा है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग कहीं पे बैठे थे, बोले मैं पहली बार किसी को देखा था, उसको हम पत्थर मारते थे कि ये गंदा आदमी है। उस टाइम पे ये इमेज थी। अभी उस टाइम पे लोग माला बाहर, मतलब वो मार्केटिंग का तरीका था ओशो की, लोग उससे उनके साथ कनेक्ट हो। अभी माला बाहर रख के मैं इसलिए नहीं रखता कि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग की अब ओशो की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये अभी बड़ी पर्सनल बात है, मास्टर और डिसाइपल के बीच की बात है। तो अब ये मेरे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, उनकी ऑलरेडी मार्केटिंग हो रही है, जिनको मार्केटिंग हो जुड़ना रही है है, वो जुड़ चुके जुड़ते हैं, हैं। राइट। बहुत सुंदर आश्रम है मैम। तो उन्होंने जब ये संन्यास दिया था ना, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो मेरा सन्यासी होगा वो भगोड़ा नहीं होगा, भागेगा नहीं, वो संसार में रहेगा, अपनी रोटी भी कमाएगा और ध्यान भी करेगा, ठीक है। तो जितने भी ओशो आश्रम है, ये किसी चैरिटी पे नहीं चल रहे हैं। आप लंगर खाने चल जाते हो, आप खाना खाने चल जा रहे हो, आपके भंडारे खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन अगर भगवान को पाना है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी होनी चाहिए कि मैं अपना पे करूं। खाना है, आपने वहाँ पे रहना है, खाना है, ध्यान करना है, उसकी एकोमोडेशन है, उसकी कुछ कॉस्टिंग है, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। और जो ज़्यादा चार्ज करते हैं वो माइट भी बिजनेस चला रहे हो, आप मत जाओ वहाँ पे। कुछ एक मतलब आश्रम है, बहुत अच्छे आश्रम है, दिल्ली में एक बहुत अच्छा आश्रम है, उनके ही डिसाइपल का
संबुद्ध स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी उनका नाम था, वो 1971 में मिले थे ओशो से। 1978 में ओशो ने उन्होंने बोला था जगह बनाना। 23 एकड़ में है मैम दिल्ली में, 23 एकड़ में बहुत सुंदर आश्रम। और मैं हिमाचल से हूँ, मैं उधर के लिए आया था, तो मेरे को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। वो हिमाचल का बंदा जो क्या सिखाते क्या है? एक कुछ डांस वगैरह भी होता है वहाँ, होता क्या है वहाँ पे? मैम एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, अगर आपने सुना हो, उसमें 112 टेक्निक हैं शिव ने पार्वती को बताई हुई हैं मेडिटेशन की। लेकिन ओशो ने उसके बाद इस सेंचुरी के लोगों के लिए कई मेडिटेशन टेक्निक बनाई हैं, लाइक डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन टेक्निक्स जो हैं वो ओशो ने बनाई हुई हैं। उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सीख गए हो तो आप घर जाके कर लो, ज़रूरी नहीं ओशो आश्रम आना। लेकिन अगर वही है कि ओशो बोलते थे कि मेरे मतलब आश्रम को भी आश्रम मत बोलो, ये मधुशाला है जहाँ पे ध्यान की शराब बह रही है। और अगर आपको लोगों के साथ बैठ के पीने का मन है तो फिर वहाँ पे आश्रम में जाओ, ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं। बट महंगा और सस्ता मैम ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो वैसे में रहो। एकोमोडेशन वहाँ से मैम ऐसा नहीं है, जितने भी ओशो आश्रम है आप चेक करोगे 800 से 1500 वहाँ पे एकोमोडेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे खाना पीना रहना फ्री होता है। बच्चा ध्यान करे, सीखो, आप जाके अपने घर पे कर लो, कोई नहीं बुला रहा आपको खींच के कि आप जाओ। ओशो तो उस टाइम पे ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको ओशो से कनेक्ट किया? मैम ओशो की ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे को ओशो से कनेक्ट ना कर पाए। ये तो बात ही गलत हो जाएगी कि मतलब बेईमानी हो जाएगी ये चीज़ बोलना कि किस बात ने कनेक्ट किया। मेरे को ऐसी कोई बात ऐसी ओशो की नहीं है जो कनेक्ट ना करें। मतलब क्योंकि आप बिजनेस लाइन से हैं और उसके बाद मेडिटेशन से जुड़ना, एक आश्रम से जुड़ना, ये बहुत डिफरेंट थिंक है। मैम एक इंसिडेंट बता सकता हूँ। ये बात है 2020 की। मैं इमिग्रेशन में जॉब करता था, सबकी जॉब गई, मेरी भी गई। मैं 6 महीना घर पे बैठा चंडीगढ़ में, राइट। तो मेरा मन था मैं पहाड़ों में रहूँगा, मैं घर चला जाऊँगा। तो घर में जॉब मिल रही थी मेरे को 10,000-15,000 रुपये की। तो जब आप संन्यास लेते हो, संन्यास का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी विद योर मास्टर। और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है कि आप मन में क्वेश्चन सोचो और उसके आंसर आपको वैसे ही ऑडियो में या फिर कहीं पे भी आके मिल जाएंगे आपको। ओशो कनेक्टिविटी इतनी हाई होती है। तो ओशो का एक डिस्कोर्स आया कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, उनको जो इंटेलिजेंट मानते हैं उनको जॉब खुद ही छोड़ देनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनके अंदर बुद्धि नहीं है या फिर क्षमता नहीं है कि कुछ वो क्रिएटिव कर पाएँ। और मेरे को ये चीज़ बिल्कुल ऐसे हिट कर गई उस टाइम पे कि यार मैं दोबारा जॉब के लिए जा रहा हूँ, मेरे को तो क्रिएट करना चाहिए, राइट। तो उस टाइम मैंने स्विच मारा कि नहीं यार, जॉब करेंगे नहीं, क्रिएट करेंगे। अभी भी मेरे पास जो 10 बच्चों की टीम है, जितनी मैं सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी मैं दे देता हूँ बच्चों को। मतलब वो टीम है हमारी, राइट। तो वहीं से माइंडसेट आता है। अगर ओशो को सुनते हो मत सुनो इसलिए कि स्पिरिचुअलिज्म में बहुत मास्टर है। फाइनेंशियल नॉलेज ले लो, सोसाइटी नॉलेज ले लो, कोई भी नॉलेज ले लो, ऐसे टॉपिक पे ओशो ने बोला हुआ है। मतलब टॉपिक उठा के देखो और ओशो की इंटेलिजेंस देखो। तो ज़रूरी नहीं है आपको स्पिरिचुअलिज्म के लिए। अगर आप मेंटलिस्ट हो, अगर आप स्टडी करो मनोवैज्ञानिक की, आप स्टडी कर रहे हो मनोविज्ञान और फिलोसफी में, आप ये इन सब में हो, तो एक एज धम्मो सनातनो करके एक सीरीज़ है, 122 डिस्कोर्स है, बुद्ध पे बोला हुआ है, उसमें सारी साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो बड़ी अच्छी बुक्स है। तो आप ओशो से जुड़े हो, तो एक सवाल है आपके लिए, क्या प्यार और आध्यात्म साथ चल सकते हैं? अध्यात्म प्यार है, प्यार है अध्यात्म में साथ चलने की बात क्या, वो एक ही चीज़ है मैम। अगर आपको प्यार है तो सबसे, अगर नहीं है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो एक पर्सन को आप टारगेट कैसे करके बोल सकते हो कि ये मेरा है, इसको मैं किसी को देखने नहीं दूंगा। जब प्यार होगा वो सबके लिए होगा ना। अब सूरज है वो सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूँ मैं इसी को रोशनी दूंगा, इस पौधे को रोशनी दूंगा, राइट। तो जब है तो सबसे, अगर नहीं है तो शायद एक पर्टिकुलर से भी शायद स्वार्थ ही होगा कि वो कहीं भाग ना जाए। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया जब आपका सब कुछ छोड़ने का मन करा? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आया। और हाँ, परेशान तो काम से हर कोई होता है, लेकिन वही है कि मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा डिस्टेंस से देख पाते हो, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। जिसको ओशो बोलते थे जोरबादी बुद्धा, कि मेरा जो सन्यासी होगा वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी उसी तरह खड़ा होगा जैसे अध्यात्म में खड़ा होगा। तो वो चीज़ें उनके लिए एक ही हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है वो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। एक ऐसा फिलॉसफी ओशो जी की जो आपको हमेशा याद रहती? जैसे हम जीना चाहते हैं, राइट। नहीं, जो आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि बहुत सारे वो रहते हैं, उनके मोटिवेशन रहते हैं। मोटिवेशन उनमें से कुछ नहीं एक है मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं, मोटिवेशन तो वो तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
उनके तो डिस्कोर्स इतने हैं, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर याद नहीं मेरे को। मैं सीरियसली ओशो को मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मैं सुनता हूँ, अगर मैं दोबारा सुनूंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बीच में कि मैंने कभी सुना हुआ है, अदर मेरे को कुछ याद नहीं रहता ओशो का। बस ओशो ऐसा जैसे रसो वैसा बोलते हैं कि परमात्मा रस रूप है, तो रस है, वो पीते हैं आराम से, मज़ा आता है, ऐसा कुछ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आज की जनरेशन भी ऐसा जुड़ाव कर रही है, बहुत बड़ी। आजकल से ज़्यादा है मैम, पुराने तो डरते थे बेचारे। अगर कोई बिगनर मेडिटेशन शुरू करना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसका? कि वो शुरू कर ले, क्या करे? शुरू कर ले, शुरू करने शुरू कर ले। मेरे ऐसे ही बेवकूफी वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर जाते हैं वो नहीं मैम, हाइप ये पे। सिंपल आंसर सिंपल था, आपका सिंपल क्वेश्चन था, आपका सिंपल आंसर। वो जस्ट तो वो शुरू कर ले। ठीक है। क्या साइलेंस सच में इंसान को बदलता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलता है साइलेंस, बिल्कुल। आपने कभी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा अपनी लाइफ से? साइलेंस। क्या हार्ट ब्रेक भी आध्यात्मिक जर्नी है? ऑफ कोर्स, अगर कोई चीज़ आपको, कोई एक्सीडेंट हुआ और आप मतलब ऑफ कोर्स ये लाइफ के एक्सीडेंट होते हैं, अगर आपको अच्छी चीज़ से कनेक्ट कर गया तो काहे का एक्सीडेंट था वो, तो अच्छे के लिए था। सही बात है। राइट। अगर आज ओशो सामने होते तो आप उनसे क्या पूछते? मैं काफ़ी टाइम से ओशो को सुन रहा हूँ, तो सब बचा कुछ नहीं है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई लोग उनसे क्वेश्चन पूछते थे, तो अब ऐसा है कि अगर मन में कुछ आता भी है ना, तो उससे पहले ऐसा लगता है कि आंसर मिल गया, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि कुछ पूछना चाहिए ओशो से। हाँ, कुछ परेशानी हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा लगता है भगवान ऐसा क्यों, फिर थोड़ा आंसर आ जाता है, फिर तो सेटल्ड। ओके। लव मैरिज में बिलीव करते हो या अरेंज मैरिज में? मैरिज में बिलीव नहीं करता। बिलीव नहीं करते? मैरिज में ही बिलीव नहीं करते? मैरिज करोगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है, हो सकता है कर लूँ, हो सकता है नहीं करूँ, तो ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि करनी ही या नहीं करनी। सर जैसे पहले देखा होगा आपने कि पहले लोग ओशो से थोड़ा कम जुड़े तो बहुत थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं ओशो को, समझने लगे हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो पहले और अब में क्या अंतर है कि आज की डेट में वो और ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं? अवेलेबिलिटी मैम, मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी, जैसे उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, है ना, आजकल तो हर एक पर्सन के पास फ़ोन है, तो अवेलेबिलिटी, जब एक बार ओशो को आप सुन लेते हो ना कहीं से, कितने ही मैं ओशो से ऐसे से मिलूँ जिन्होंने पता नहीं, शायद वो अपनी साइकिल का टायर पंचर करवाने गए थे, वहाँ पे ओशो को सुना और वहीं पे रह गए। वहीं से ओशो आश्रम चले गए और वो घर ही नहीं गए, ऐसे भी लोग हैं। तो कनेक्टिविटी, अब तो रील में अगर कोई आता है वो वहीं पर रुक जाता है कि ये किसकी आवाज़ है, क्या बोल रहे हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी उनकी बहुत इजी हो गई है, लेकिन उसमें भी मैं बात करूँ तो एआई ने अभी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई कि एआई में ओशो की आवाज़ आने लग गई है। वो कुछ भी लोग लिख के डाल दे रहे हैं कि ओशो की आवाज़ में ये बोल रहे हैं, बट जिन्होंने ओशो को सुना होगा तो वो कनेक्ट करेंगे कि ये ओशो की आवाज़ नहीं है और ये जो बोल रहे हैं शायद ओशो ने बोला ही नहीं कभी। राइट। बट अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है। ओरिजिनल कंटेंट जैसे यूट्यूब पे जितने भी डिस्कोर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, कॉपी स्ट्राइक आता है उन पे। इंस्टाग्राम पे भी रिमूव हो जाते हैं। अगर आपको ओशो को पूरा सुनना है, ओशो के 5000 डिस्कोर्स हैं, 3000 हिंदी में, 2500 के करीब जो हैं वो इंग्लिश में हैं डिस्कोर्स। अगर आपको पूरे सुनने 650 बुक्स पे बोले हुए ओशो, तो एक oshoworld.com करके, जो नजफगढ़ में मैंने बताया आश्रम ओशो धाम, उन्होंने के डिसाइपल ने उन्होंने बनाई हुई है, वो बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है। 2016 से मैं जो आई थिंक 13 से मैं फॉलो करता हूँ, उसमें सारे वो डिस्कोर्स हैं, तो वो ओरिजिनल कंटेंट है और सारा अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सुन सकते हो। फिर कभी भी अगर आपको ओशो का ओरिजिनल कंटेंट चाहिए तो वहीं पे मिलेगा आपको। वो बंद भी नहीं होती। और यस, तो अभी आपने मैरिज के लिए मना किया कि मैरिज सही नहीं है, क्यों, वाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा वो ओपिनियन है ना, ज़रूरी थोड़ी आपका भी वो ओपिनियन हो, मेरा है। मैंने ये नहीं बोला कि मैरिज सही नहीं है। हर एक पर्सन का जैसे टाइम पीरियड होता है, आप मेरे से मिले, कभी मिले, कई दोस्त होंगे आपकी लाइफ में, वैसे दोस्त होंगे जो आपसे मिले थे, आपको पता ही नहीं चला वो कब लाइफ में आए, कब पार्ट पढ़े, 7-8 साल रहे वो, फिर उसके बाद वो गायब हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो हो सकता है वो जिसके साथ आप शादी करो उसके बाद भी ऐसा हो। और कितने डिवोर्स होते हैं मैम, कितनी चीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है ना। तो उस टाइम पे लीगलिटी, ओशो ये बात बोलते थे कि ओशो, ये शादी करना आसान है लेकिन शादी से निकलना बहुत मुश्किल है, डाइवोर्स है, ये कुछ है। और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मतलब ओशो ने ये बात बोली थी कि अकॉर्डिंगली होना ऐसा चाहिए कि शादी में जाना मुश्किल हो, निकलना आसान हो। राइट, कि अगर आपको कमिटमेंट दे रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी कमिटमेंट लेनी चाहिए कि यार शादी, और शादी तो एकदम से वो माला पहनाई हो गई, उसके बाद झगड़े शुरू हुए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब वो हैप्चुअल हो गए हो तुम कि हाँ भी यार ये तो बंदा फॉर ग्रांटेड ही है, ये पति पत्नी थोड़ी है, तो मेरी मतलब घर का ही कोई पार्ट है, उसके बाद चीज़
ये मेरे देखो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका ऐसा होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओपिनियन है, वही तो हाँ, आपका उसका ओपिनियन ही तो जानना है वो मुझे। मेरा ओपिनियन है, इसका किसी से भी अगर कोई पूछता है कि आप ऐसे, वो मेरी सोच है, तो आपकी आपकी अलग हो सोच सकती है और रिस्पेक्ट की, आपकी सोच अलग है, मेरी अलग। तो मेरे लगभग सारे सवाल हुए, बहुत अच्छा संशय दूर हो गया आपके? संशय दूर हो गया, ओशो के प्रति भी, आपके प्रति भी, और काम के प्रति भी आपके। हाँ जी। नहीं, अब देखो 1 साल पहले या 2 साल पहले क्या से अब बदलाव है आपके काम में? बिल्कुल, हमारे सिस्टम सेट हुए थे। पहले अगर 2 साल पहले अगर आप मेरी बात करते तो शायद लाइसेंस भी नहीं था, वो प्रोसेस में था, और टीम भी नहीं थी जो हैंडल कर पाए। नाउ वी आर रेडी, हम टीम है, हैंडल कर सकती है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वी आर गवर्नमेंट अप्रूव, तो कोई चैलेंज नहीं है इस चीज़ का। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं द कुसुम राणा शो की तरफ से आपको। बहुत सारे सवालों के आपने बड़े प्यारे प्यारे जवाब दिए हैं, और मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स लॉट मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नए पैटर्न से आपने मुझे जोड़ दिया ओशो से, बिकॉज मेरे दिमाग में उनके लिए थोड़ा सा कुछ अलग आई एम रियली सॉरी मैम, अपना कुछ सुनना, वो आपस आप दोनों की आपस के बीच की बात होगी, जोड़ने वाला कुछ ऐसा है नहीं। नहीं, मतलब कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम क्लियर नहीं हो पाते, जब सामने वाला व्यक्ति हमें क्लियर करता है तब समझ पाते हैं अच्छा ऐसा क्यों। बिल्कुल। जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई आपने कि ओशो भी मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स ओशो ने बताई। एक बुक है मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ध्यान सूत्र करके, ध्यान सूत्र अलग है सॉरी, उसमें मेडिटेशन लास्ट फ्रीडम में सारी मेडिटेशन टेक्निक्स जो ओशो ने बताई हैं वो सारी अच्छी हैं। और ओशो की मेडिटेशन टेक्निक एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक होती थी, मतलब अगर 1 घंटे की मेडिटेशन तो आधे घंटे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारा जो अपना गंद कचरा भरा हुआ है वो बाहर फेंकना है, उसके बाद आप ध्यान में। बहुत अमेजिंग है, आप एक बार एक्सपीरियंस करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स। एक एडवाइस जो पूरी आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, किस मामले में? ओशो के मामले में या फिर किसी भी मामले में? एडवाइस कुछ नहीं है, सारी चीज़ें जो कर रहे हो वैसे करो, लेकिन वही है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको ध्यान से जोड़ देते हो, अगर मेडिटेशन करते हो तो लाइफ में एक अलग फ्रेगनेंस आपको महसूस होगी, एक खुशी महसूस होगी, और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी तो आप अपनी बॉडी को, विचारों को और वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर हट के देख पाओगे। थैंक यू सो मच। और सर नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे आपसे, क्योंकि ओशो के बारे में भी बहुत सारी बातें रह चुकी हैं। ज़रूर ज़रूर, तो ये टॉपिक सेकंड होगा, ज़रूर आपसे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट।